नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। और खबर यह है कि राजस्थान में उठा सियासी तूफान जल्द शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार पर तो विपक्ष बहुमत साबित करने का दबाव बना ही रहा है। उधर सचिन पायलट ने भी यह कहकर सबको चौंका दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। सचिन के इस ऐलान से उनके आगे की रणनीति पर सस्पेंस और बढ़ गया है। वहीं सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने नोटिस भी जारी किया है, जिसका जवाब उन्हें शुक्रवार तक देना है। वहीं कांग्रेस महासचिव और राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि सचिन पायलट अपनी गलतियों के लिए माफी मांग ले तो बात बढ़ सकती है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। और राजस्थान के इस ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अकु श्रीवास्तव। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि सचिन पायलट ने यह कहकर सस्पेंस और बढ़ा दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सचिन पायलट के पास अब क्या विकल्प हैं? क्या वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? दूसरा कि क्या जो उनके साथ वाले विधायक हैं उनकी संख्या और बढ़ाकर पार्टी के अंदर अपनी स्थिति मजबूत करेंगे, या तीसरा ये कि पार्टी से समझौता कर लेंगे, हार मान लेंगे अपनी और फिर से गहलोत के साथ हो जाएंगे? मृत्युंजय जी, बहुत दिन बाद आपसे बातचीत का मौका मिल रहा है, आभार। देखिए, हम पीछे से शुरुआत कर रहे हैं। पीछे से इसलिए कि तीसरे नंबर से शुरुआत करते हैं, तो हार नहीं मानेंगे ये। मैं हार नहीं मानूंगा वाली स्टाइल में रहेंगे ये, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज से ज्यादा बड़ी शुरुआत होनी है, और दूसरी ये है कि वो फिलहाल तब तक पार्टी में बने रहेंगे जब तक उनको कोई हटाएगा नहीं। वो अभी वैसी स्थिति में नहीं आना चाहते हैं। उनके और उनके साथियों को पार्टी से जब हटाया जाएगा तो उनके पास में आसान ऑप्शन रहेगा सदस्यता बरकरार रहने का और बाकी चीजों का। तो इसलिए वो खुद नहीं हटेंगे और पार्टी में रह करके अपना जितना भी तूफान कर सकते हैं, राजनीतिक तूफान, वो खड़ा करते रहेंगे और उसी के हिसाब से वो आगे बातचीत भी करते रहेंगे। उनको कहीं पे भी ये शक नहीं होना चाहिए हम लोगों को कि वो कहीं से हार मानने वाले हैं। और ये उन्होंने, जैसा कल मैंने भी कहा था, ये उन्होंने बहुत दिनों से अपनी रणनीति बना रखी थी कि किसी भी हालत में हार नहीं माननी है और पार्टी में रह करके पार्टी के साथ में या तो सत्ता पानी है, सत्ता का मतलब मुख्यमंत्री पद पाना है, और या फिर आगे का रास्ता होना है। क्योंकि इस तरीके के हालात उनके लिए पैदा कर दिए गए थे कि अशोक गहलोत ने उनके लिए राजनीतिक रूप से जीना मुश्किल कर दिया था। उनका कोई फैसला माना नहीं जा रहा था, उनके फैसलों पर रुकावट कर दी गई थी, आईएएस अधिकारी उन पर काम नहीं कर रहे थे, और इस एक तरीके से उन्हें वो ह्यूमिलिएशन, जलालत झेलनी पड़ रही थी उनके और उनके समर्थकों को, जो किसी भी हालत में उनको मंजूर नहीं था। और क्यों मंजूर हो? जिस आदमी ने पिछले 6 साल पूरा संघर्ष किया हो, बतौर अध्यक्ष पूरी लड़ाई लड़ी हो, चुनाव जीता हो और चुनाव जिताया हो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और आखिरी में जब उसको किनारे कर दिया जाता है वरिष्ठता के नाम पे और राजनीति के नाम पे, तो निश्चित रूप से उसमें मुश्किल उसके दिमाग में चलना जरूरी है। और इन्हीं मुश्किलात के चलते उन्होंने एक अपना पहले रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन अशोक गहलोत कम चतुर खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने रास्ता बनाने से पहले ही उनके लिए रास्ते खोदना शुरू कर दिए गए थे और वो उसमें फंसते चले गए। साल, सवा साल, 1.5 साल ऐसे ही निकला है और वो उसके आगे बात नहीं जा सकती थी। इसलिए अब सचिन के सामने लड़ना और लड़ने का ही एकमात्र रास्ता है। फिलहाल वो कोशिश करेंगे पार्टी में रह करके लड़े, और उसके बाद वो पार्टी के बाहर आकर के अपना एक संगठन बना के लड़ेंगे और लड़ करके ही आगे जाएंगे। अभी उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनकी प्रॉक्सिमिटी बनी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें कई तरीके के सहयोग देती रहेगी।
ओके, ये आपने दो महत्वपूर्ण बात कही। एक तो ये कि वो अपना संगठन भी आगे चलकर बना सकते हैं, यानी अपनी पार्टी बना सकते हैं, और दूसरा ये कि बीजेपी के लिए भी उनके दरवाजे खुले हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये कि इस ड्रामा का आखिर क्लाइमेक्स क्या होगा? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत बिना नाम लिए सचिन पायलट के ऊपर बड़ा हमला करते हैं और वो कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की गई, पैसे तक लेने की बात वो कर रहे हैं। मतलब एक बड़ा आरोप अशोक गहलोत की तरफ से बिना नाम लिए सचिन पायलट के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा आरोप अशोक गहलोत की तरफ से लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या अशोक गहलोत ये मन बना चुके हैं कि सचिन पायलट के साथ दो दो हाथ करते रहना है, और दो दो हाथ करते रहते हुए भी क्या अशोक गहलोत की सरकार सुरक्षित है? इस बात का भरोसा भी अशोक गहलोत को मिल गया है। इस पर आपका आकलन क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि सचिन को बहुत साफ है कि उनको मतलब पार्टी में रह करके अब पार्टी में कांग्रेस के लिए उनके पास कोई जगह नहीं बची है। कांग्रेस में उनके लिए कोई जगह है नहीं, ये उनको भी पता है। आज नहीं कल तो उनको निकलना ही निकलना होगा। नाम के लिए वो अभी भी कांग्रेस में है, और अशोक गहलोत इतनी शानदार तरीके से रणनीति रच रहे हैं कि वो अब इस कोशिश में होंगे कि किसी भी तरीके से जो सचिन पायलट के साथी हैं, जो 18 विधायक हैं और प्लस और लोग एक जो इधर उधर समर्थक हैं उनके, उनको किसी तरीके से तोड़ा जाए। और इस पूरी कोशिश में लगता है कि थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिलना उन्हें शुरू हो गई है। इसीलिए उन्होंने सीधा सीधा हमला करना शुरू कर दिया है। और हमला कोई ब्लो द ऐसा नहीं कि सामने सामने क्या होता, वो ब्लो द बेल्ट तक हमला हो गया है। जो साथी उनके साथ कल तक बगल में बैठता था, अब उन्होंने उसको षड्यंत्रकारी कहना शुरू कर दिया, अब उनको पैसे लेने वाला कह दिया। और अब क्या चाहिए, जब उनको ये कह दिया कि जो लोग उनके साथ बैठे हैं पैसे लेके बैठे हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि अब आमने सामने की बातचीत नहीं होगी, प्यार मोहब्बत की बात नहीं होगी, अब दो दो हाथ हो ही जाने होंगे। लेकिन ये मान लेना चाहिए कि अशोक गहलोत इस समय ज्यादा मजबूत स्थिति में है। उनके पास गिनती के लिए भी विधायक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 18 विधायकों से सरकार गिनने वाली नहीं है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। भारतीय जनता पार्टी अगर पूरी तरीके से तन मन धन पूरा लगा दे तो भी संभव नहीं होगा। 18 से ज्यादा, बहुत ज्यादा, बल्कि दुगना तक होना होगा, तब कहीं काम चलता है। तो इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर से सचिन को सपोर्ट करेगी और सचिन को एक उनका आधार तैयार कराने के योगदान देगी, उनको बहुत सारी सेवाएं देगी। ये सब होगा पर्दे के पीछे, लेकिन सचिन को लड़ना ही होगा और वो अगले साल डेढ़ साल मुझे लगता है लड़ते ही हुए नजर आएंगे। और फिर धीरे धीरे अशोक गहलोत कमजोर होंगे, तय बात है। क्योंकि जातिगत समीकरण जो वहां पर राजस्थान में है, उसमें पायलट जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने साथ जो लोगों को लेकर के चल रहे हैं, प्लस भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी होगा और प्लस एंटी इनकम्बेंसी होगी, उससे एक बड़ा समर्थन उन्हें मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ हाल फिलहाल अशोक गहलोत को कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है। अशोक गहलोत वो हमला करते चले आएंगे, बल्कि कोशिश उनकी यही होगी कि सचिन पायलट के आदमियों को तोड़ा जाए। कितना तोड़ पाते हैं और लोग जो हैं उनके सचिन पायलट के, वो कितना समझ पाते हैं कि सचिन के साथ उनको इस समय रहना आसान है, अच्छा है, या अशोक गहलोत के खेमे में चले जाना। ठीक है जी, ये बहुत ही शानदार एनालिसिस आपने किया राजस्थान की राजनीति पर। तो आप एक जो मोटा मोटी निचोड़ है इस बातचीत का वो ये कि अभी अशोक गहलोत की सरकार गिरने नहीं जा रही है, इसका बंदोबस्त अशोक गहलोत ने शायद कर लिया है, और इसीलिए वो सचिन पायलट को लेकर कोई नरमी नहीं दिखा रहे हैं, तल्ख अंदाज उन्होंने दिखाया है और बड़ा हमला किया है। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 29,429 नए मामले सामने आए हैं। नए केस जुड़ने के बाद संक्रमितों की संख्या 9,36,000 के पार पहुंच गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 24,300 के ऊपर पहुंच गया है। अब तक देश में 5,92,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट 63% से ज्यादा है और फिलहाल देश में एक्टिव मामले 3,19,000 के पार हैं।
सबसे ज्यादा पीड़ित राज्यों में पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। और चूंकि हमने दिल्ली और मुंबई की बात की, तो आपको दिल्ली और मुंबई की ताजा तस्वीर बताते हैं, दिखाते हैं कि क्या हालात हैं वहां के। देश की राजधानी दिल्ली से राहत भरी खबर आई है और यहां लगातार संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के अब तक के सबसे कम केस मिले हैं, यह बहुत राहत की बात है। और 24 घंटे में यहां 1246 नए मामले आए हैं। दिल्ली में कुल 1,15,000 से ज्यादा मामले हैं, इनमें से सिर्फ 18,600 ही एक्टिव केस हैं। इसके अलावा मुंबई की बात करें तो यहां भी लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और महाराष्ट्र के कुल कोरोना के मामलों में मुंबई की भागीदारी अब सिर्फ 20% रह गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 6,400 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में लॉकडाउन के दूसरे फेज का ऐलान कर दिया गया है। यहां 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच लॉकडाउन लगेगा। इस दौरान मेडिकल स्टोर, अस्पताल और डेयरी जैसी जरूरी सेवाएं ही मिलेंगी। और अब रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का, और ये खबर कोरोना के मोर्चे पर बहुत अच्छी खबर है। खबर यह है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का देश में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। जी हाँ, ये बहुत राहत की बात है, यानी कोरोना वैक्सीन पर काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। संस्था ने कहा है कि देश में विकसित 2 तरह के वैक्सीन के परीक्षण में हजारों वॉलंटियर्स शामिल हो रहे हैं और भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाने की रेस पर विस्तार से बात करते हैं हमारे संवाददाता दानिश आनंद से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त दिल्ली से। दानिश, क्या ताजा अपडेट है? क्योंकि ये कहा गया है ICMR की तरफ से कि ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है, तो किस स्तर पर शुरू हुआ है, कहां कहां शुरू हुआ है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है और ये 2 वैक्सीन्स इंडिया में ही बनाई गई हैं। 13 जुलाई को पहले क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की गई थी। वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया था और आज जाइडस कैडिला हेल्थ केयर की जो वैक्सीन है ज़ाइकोव-डी, इसको भी आज अनुमति मिल गई है ट्रायल शुरुआत की, इनका ट्रायल शुरू किया जाए। देश भर में 2000 ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो इन वैक्सीन्स का ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। और ICMR का कहना है कि देश में कोरोना के केसेस जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको देखकर वैक्सीन के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। और पूरे देश में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स हैं, उन जगहों पर इनका वैक्सीन का ट्रायल की शुरुआत कर दी गई है। और ICMR का मानना है कि ये जो दोनों वैक्सीन हैं, इनके प्री क्लिनिकल ट्रायल कंडीशन होती है और जो प्री क्लिनिकल ट्रायल जितना भी प्रोटोकॉल होता है, उसमें ये वैक्सीन एकदम सक्षम रही हैं और इसीलिए इन दोनों वैक्सीन्स को फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल्स के लिए अनुमति दे दी गई है। और जो जाइडस की जो वैक्सीन अगर हम खासकर के उसके बारे में बात करें, तो ये चुनिंदा उन 21 वैक्सीन में से है जो WHO द्वारा रिकग्नाइज भी करी गई है। तो ICMR का कहना है कि देश में जितने भी कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको देखकर पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है ICMR द्वारा। और ICMR का ये भी कहना है कि भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करेगा जब एक कोरोना की वैक्सीन ग्लोबली बन के डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ICMR का मानना है कि भारत पूरी दुनिया का एक वैक्सीन फैक्ट्री है और काफ़ी वैक्सीन देश में बनाए जाते हैं। और जब एक प्रॉपर क्योर मिल जाएगा कोरोना का, तो भारत एक अहम रोल प्ले करेगा। और इंडिया में कोविड के काफ़ी वैक्सीन बनने की क्षमता भी है। तो अभी इनकी वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की गई है। धीरे धीरे इन पे देखा जाएगा कि ये किन पर्टिकुलर पेशेंट्स पर किस तरह वैक्सीन का रिस्पॉन्स किया जा रहा है। और उसके बाद बाकी जो भी फेज़ 3, फेज़ 4 इसके आगे जो भी फेजेज़ हैं, टाइम टू केस टाइम टू टाइम उसको आगे अनुमति दी जाएगी। और अगर देखा जाए, इसमें सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि भारत भी अब एक कोरोना की वैक्सीन को बनाने की रेस में आ चुका है। हाँ, ठीक बात है, ये एक अच्छी खबर है। और इस पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हेल्थ केयर के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे इसी खबर के ऊपर होगा जो अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ह्यूमन ट्रायल कोरोना की वैक्सीन को लेकर शुरू हो चुका है। सर, अगर ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है
तो इससे क्या उम्मीद की जानी चाहिए, कब तक वैक्सीन आने की उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, मैं तो अभी आपसे दो जो इंडिजिनस वैक्सीन जो इंडिया में डेवलप हुए हैं, चाहे जो आपने अभी बताया कि कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक और जाइकोव डी जो जाइडस कैडिला बना रही है, इस दोनों वैक्सीन में फर्क है कि जो भारत बायोटेक वाली जो है, जिसमें एनआईवी पुणे के साथ और आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन में जो वायरस आइसोलेट किया गया एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से, वो एक इंडिजिनस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसका मतलब है कि ये जिसको दिया जाएगा उसमें वायरस रेप्लिकेट नहीं करेगा, उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा, उसको इम्यूनिटी देगा। तो इसके दो डोज जो अभी ट्रायल्स के लिए डिसाइड किए गए, 3 माइक्रोग्राम और 6 माइक्रोग्राम के दो डोज दिए जाएंगे। साथ में उसको प्लेसिबो का मतलब कि जिसमें कोई भी मेडिसिन का गुण नहीं रहेगा, वैसा वैक्सीनेशन करके दोनों को कंपेयर किया जाएगा। तो फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स में, फेज 1 में अराउंड 275 पेशेंट्स वॉलंटियर्स इंक्लूड करने की बात रखी गई है और करीब करीब टोटल 1100 के आसपास पेशेंट्स होंगे फेज 1 फेज 2 ट्रायल दोनों मिला के। तो जो अभी जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में, उसमें इसकी सेफ्टी देखी गई है, जो भी गिनी पिग्स, रैट्स वगैरह में जो देखी गई है। इस क्लिनिकल ट्रायल से फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल से पता चलेगा कि ह्यूमन में इसमें कितनी इम्यूनिटी दी, कितना सेफ रहा, ये सारी चीजें बात होने के बाद फिर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स होगा या पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस जो बोलते हैं, उसके बाद तो जो टाइम लाइन्स है उसमें दोनों में, चाहे वो जाइडस की जो वैक्सीन है वो दूसरी है, प्लाज्मिक डीएनए वैक्सीन है और वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है, तो ये दोनों फ्रंट रनर्स में आएंगे। बट आप देखिए कि जो और कंट्रीज हैं उसमें आप ट्रैक करेंगे तो एस्ट्राजेनिका का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो कोलैबोरेशन के साथ जो वैक्सीन बन रहा है, या मॉडर्ना, ये ऑलरेडी फेज 3 ट्रायल्स में आ गए हैं, तो ये फ्रंट रनर हैं बेसिकली। तो मेरा ये कहना है कि इन दो ट्रायल्स को कंप्लीट होने में कम से कम समय लगेगा। जो कम से कम समय लगेगा वो 14 दिन, इसमें 28 दिन। तो जो टाइमलाइन जो 15 अगस्त की दी गई है उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है। एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। अभी हमने दिल्ली और मुंबई की बात की थी और इन दोनों जगहों में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, तो क्या इसको लेकर बहुत खुश होने की जरूरत है, या आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और देख रहे हैं जिससे आपको लगता है कि चिंता अभी बनी हुई है? नहीं, अभी तो चिंता बनी हुई है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा सा कम तो हुआ है। दिल्ली में मैं महसूस कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में लोड्स भी कम हुए हैं, बेड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ी है। इसका 2 वजह हो सकता है। एक तो ये वजह है कि कुछ हॉस्पिटल बेड्स भी बढ़ गए हैं। दूसरी चीज कि डेफिनेटली अभी लास्ट के 3-4 डेज में दिल्ली में नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं और खास करके जो टेस्ट जो हो रहे हैं उसकी पॉजिटिविटी भी कम हुई है। जो पॉजिटिविटी रेट थी वो कम हुई है। बट इसमें एक थोड़ा सा मुझे कभी कभी ये लगता है कि कुछ हम लोगों ने जो एंटीजन टेस्ट लिए हैं उसकी वजह से कहीं ये नंबर्स कम ना हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा समय लगेगा इसको अफर्म करने में, इसको मानने में कि हाँ रियली जो है ट्रेंड अब फ्लैटन हो गया है कर्व और नंबर ऑफ केसेस दिल्ली में कम हुए हैं। और मुंबई में भी मुझे लगता है थोड़ा कंट्रोल हुआ है। तो डेफिनेटली, बट आप नया ट्रेंड देख रहे होंगे कि टायर 2 सिटी में जो दूसरे स्टेट कैपिटल्स हैं या इवन स्मॉल टाउन्स में कोरोना के नंबर्स बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये वेव चूंकि बॉम्बे और दिल्ली में पहले स्टार्ट हुआ था तो यहाँ फ्लैटनिंग थोड़ी शुरू हुई है। ये जुलाई महीने के लास्ट तक हमें इसका क्लियर ट्रेंड पता चल जाएगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। बाजार मुनाफा वसूली से अपनी शानदार तेजी बाजार ने आज गंवा दी और बाजार बंद होने तक निफ्टी ऊपरी स्तरों से 200 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका है। बैंक शेयरों में और रिलायंस में बिकवाली से दबाव बना है। निफ्टी जहां 11 अंकों की तेजी के साथ 10,618 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स में 19 अंकों की तेजी रही। आज के बाजार के एक्शन को समझाने के लिए डिटेल में हमारे साथ देवांशी जुड़ी हैं। देवांशी, बताइए।
जी बिल्कुल, बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव के बाद फाइनली आज निफ्टी तो हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन निफ्टी बैंक में आज लाल निशान के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा और लाल निशान में आज क्लोजिंग भी दिखी है। अब देखिए, सबसे पहले अगर निफ्टी लूजर्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये सबसे बड़ा लूजर आज मार्केट में बनता हुआ दिखा। ईजीएम के बाद यहाँ पे मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। कई दिनों से हम देख रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छी गेन्स आते हुए दिखे, आज फाइनली थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखे और इसके चलते मार्केट पर भी प्रेशर आते हुए दिखे। भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल पर भी आज प्रेशर आया और साथ ही गेल ये भी टॉप लूजर्स की सूची में शामिल होता हुआ दिखा। वहीं आप देखिए, आज जो गेन्स है वो आईटी स्टॉक्स में थे। ये स्टार परफॉर्मर्स आज के दिन बनते हुए दिखे थे। लार्ज कैप जो आईटी स्टॉक्स थे, साथ ही मिड कैप आईटी स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स में आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी। विप्रो जिसके नतीजे आए थे उसके बाद हमने देखा अच्छी तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा। इन्फोसिस में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। एचसीएल टेक, टीसीएस, एनआईटी टेक, माइंट्री, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज हमने अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। साथ ही बैंक्स आप देखिए आज लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। ओवरऑल बैंक निफ्टी में आज ऊपरी लेवल से दबाव आता हुआ दिखा। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट, फेडरल बैंक, पीएनबी, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि टॉप लूजर्स की सूची में शामिल होते हुए दिखे। एनबीएफसीज में भी आज हमने गिरावट देखी है। एलआईटी फाइनेंस, यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट। जीआईसी हाउसिंग, उज्जीवन, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे आज हमने गिरावट देखी है। और साथ ही अगर आप देखिए रियलिटी स्टॉक्स, यहाँ पे भी आज हमने देखा करीब 2% से लेकर 5% तक की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। सनटेक टॉप लूजर रहा इस इंडेक्स में। गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा, प्रेस्टीज, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे आज गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। और मिड कैप में अगर आप कुछ स्टॉक्स देखिए जहां पे तेजी आई है, स्टरलाइट टेक आज की ट्रेडिंग सेशन में करीब 9% तक की तेजी आती हुई दिखी है। साथ ही इन्फो एज जो अच्छी खबर आती हुई दिखी कि नौकरियां जो है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, रिपोर्ट भी आई है और इसके चलते आज हमने हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिखा। आखिर में जुबिलेंट फूड यहाँ पे भी है, जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इसके चलते हमने देखा आज अच्छी खरीदारी इस स्टॉक में भी आती हुई दिखी। तो चुनिंदा स्टॉक्स थी जो आज हरे निशान में बंद होते हुए दिखे, लेकिन मोस्टली या ब्रॉडर इंडाइसिस पर आप अगर नजर करें तो आज लाल निशान के साथ ही ट्रेड होता हुआ दिखा। मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस दिखी है। बहुत शुक्रिया देवांशी आपका बाजार का ये पूरा एक्शन बताने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।